2010 में जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर चीन की अर्थव्यवस्था ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का तमगा हासिल कर लिया। इसी के साथ ही चाइनीज जो है एक नए कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने आए। यहीं से शुरू हुई उनकी एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी यानी कि आक्रामक विदेश नीति। इस विदेश नीति के लिए एक शब्द गढ़ा गया जिसे कहते हैं वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है आज की वीडियो में समझेंगे, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हाल ही में एक ऑफिशियल जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो चीन की इस वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के एक प्रमुख स्पोक पर्सन है, उनको दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की पोस्ट से हटाकर जो बॉर्डर अफेयर डिपार्टमेंट है वहां पर नियुक्त कर दिया गया है। ये जो बॉर्डर अफेयर डिपार्टमेंट है ये भारत और चीन की सीमा से संबंधित मामलों को भी देखेगा। यहाँ पर देखिए, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का लिंक ये बैठता है कि जिस ऑफिशियल का ये ट्रांसफर हुआ है, ये जो स्थानांतरण हुआ है, उनके ट्वीट के माध्यम से, उनके स्पीचेस के माध्यम से वो इस वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए टॉर्च बियरर का काम करते थे। तो हाल ही में माना जा रहा है कि चीन ने जो उनका ट्रांसफर किया है इसके पीछे जरूर उसका कोई स्ट्रैटेजिक मूव है। यहाँ पर देखिए, जब कोविड को लेकर पूरी दुनिया चीन को ब्लेम कर रही थी तो इनकी तरफ से ये कहा गया था, झाओ एक्चुअली इनका नाम है, कि यदि कुछ लोगों को चाइना का एक्सपोर्ट टॉक्सिक लगता है तो वो चीन के बनाए गए मास्क पहनना बंद कर दे, चीन के बनाए हुए वेंटिलेटर्स का यूज करना बंद कर दे, और जो ये पॉलिटिकल वायरस है ये कोविड-19 के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है इनके द्वारा किया जाता था। इनके ट्वीट के नीचे आप दरअसल मार्च 21 2020 का एक ट्वीट देख सकते हैं जो कि है दरअसल पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें बताया गया है कि आपको इस तरह की नॉनसेंस बातों पे देखिए अपना वक्त जाया करने की बात नहीं है। चीन ने दरअसल कोरोना को हराने में दुनिया को एक रास्ता दिखाया है, और हम जो है आपका समर्थन करते हैं और हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं इसके लिए। तो पाकिस्तान तो खैर उनका छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन चीन पर वापस आते हैं। तो देखिए, जो फॉरेन मिनिस्टर की वेबसाइट है, फॉरेन मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, वो अब दरअसल मिस्टर झाओ को एक स्पोक पर्सन के रूप में नहीं दिखाती है, बल्कि वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशियन अफेयर्स के। इंडो चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट को भी अब यही देखेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि ये कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, ये डिमोशन हुआ है। दरअसल इनको बहुत इफेक्टिवली साइडलाइन कर दिया गया है। इनका पद तो वही है, ये है तो डायरेक्टरेट जनरल टाइप की ही पोस्ट के, डिप्टी डायरेक्टरेट जनरल की पोस्ट पर है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता था। दरअसल ये जो है, इनकी जो है चीन के अंदर पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, और आप ये कहें कि चीनी नेशनलिज्म को, चीनी राष्ट्रवाद को लेकर ये जिस तरीके से आक्रामक बातें करते थे उसको लेकर इनकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। वीबो जो कि ट्विटर के जैसा ही है, चीन में था, वहां पर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, और ट्विटर जो कि चीन में बंद है उस पर भी ये लगातार ट्वीट करते रहते थे, और वहां पर भी जो है इनके काफी सारे फॉलोअर्स थे। अगर ट्वीट्स की बात देखेंगे तो हमेशा एक कड़ी भाषा, एक जो है जहरीली भाषा का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था। जैसे यहाँ से देखिए कि इन्होंने ये कहा है कि दरअसल हुआ क्या था, जो 5 आई अलायंस है, 5 आई अलायंस में एक्चुअली यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड आते हैं। उन्होंने जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज किया था। हांगकांग में जो बेसिकली लेजिस्लेचर्स वगैरह थे उनको डिस्क्वालीफाई करने से रिलेटेड कोई मामला था। तो इन्होंने देखिए रिप्लाई दिया था, द चाइनीज नेवर मेक ट्रबल, are never afraid of anything, it doesn't matter if they 5 और 10 आई, वो 5 आंख हो 10 आंख हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम किसी से डरते नहीं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इनका एक ट्वीट है कि जापान की देखिए हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चाइनीज लोगों के प्रति ताइवान के क्वेश्चन पे, और जो है जापान को बेसिकली एक ग्रेट प्रूडेंस यहाँ पे दिखाना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हुआ, उन्होंने भी क्या बोला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना की जो डिप्लोमेसी है वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। उन्होंने कहा, देखो हम तो सच बोलते हैं, और जो हमारी कंट्री को कुछ कहेगा हम फाइट बैक करते हैं। अगर इसके लिए कोई हमें ये कहता है कि ये वॉल्फ वॉरियर है तो हम वॉल्फ वॉरियर बनने के लिए भी तैयार हैं। एक और ट्वीट देखते हैं।
अगेन झाओ के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इस आर्टिकल से बाकायदा साइंटिफिक प्रूफ मिलते हैं कि ये जो वायरस है ये अमेरिका ने फैलाया है और अमेरिका के कुछ मिलिट्री सैनिकों के द्वारा ही ये जो वायरस चीन में भी लाया गया है। तो दरअसल ये सारे ट्वीट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सारे ट्वीट रिफ्लेक्ट करते हैं चाइना की वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को। तो व्हाट इज दिस? तो देखिए ये एक टर्म है जिसको रिसेंटली जो है पॉपुलैरिटी मिली थी, खासकर तब से जब से जो शी जिनपिंग है वो चीन के प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए थे। उनके आने से पहले चीन में जो नीति का पालन होता था वो था कि अपने आपको दुनिया के सामने ज्यादा दिखाना नहीं है, आप जो है अपना काम करते चले और इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा टेंशन को गेन नहीं करना है। ये एकदम रिवर्स हो गया जैसे ही शी जिनपिंग आते हैं। वो प्रमोट करते हैं, लोगों को इस बात के लिए उकसाते हैं कि हमें जो है दुनिया को अपना सच बताना पड़ेगा। शी जिनपिंग का मानना ये था कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो दरअसल चीन के बारे में बहुत बाइस्ड न्यूज दिखाता है, तो द चाइनीज साइड ऑफ स्टोरी दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बात आती है तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, चाहे वो ट्वीट्स के माध्यम से हो, चाहे वो स्पीचेस के माध्यम से हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, या फिर कोई आर्टिकल ही वो पब्लिश क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर न सिर्फ कड़वी भाषा का प्रयोग किया जाता है बल्कि एक तरीके से प्रोपेगेंडा को भी प्रमोट किया जाता है। कई बार तो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी जो है चाइनीज डिप्लोमेट्स के द्वारा फैलाई जाती है। और यहाँ पे इनका सीधा सा कहना है, देखिए वेस्ट से जो है अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट हमारे खिलाफ आग उगलता है तो हमें अपना सच तो बताना ही होगा। तो ये जो एक टैक्टिक है दरअसल इसमें बहुत असर्टिव फॉरेन पॉलिसी के साथ जो चाइना चलता है और यहाँ पे जो बेसिकली चाइनीज ऑफिशियल्स हैं वो एक आप कह सकते हैं बहुत कंफर्टेशनल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। चाइना के द्वारा ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिससे इंटरनेशनल हार्मोनी डिस्टर्ब होती है एंड देन चाइना कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्वीकार नहीं करता। ये सब पार्ट है चीन की वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी का, यानी कि युद्धक भेड़िए की तरह आक्रमण जो है हमें करना है। और इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे 18 देशों के साथ चीन अपना झगड़ा लेकर चल रहा है, उसके बावजूद उनका सीना जो है चौड़ा ही है। यहाँ पे देखेंगे मोर अग्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो है चाइनीज डिप्लोमेट्स का दिखाई देता है और उनका ये कहना है कि जो बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी है उसको हमें चाइना के बाहर भी जो है एक्सटेंड करना है और वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसके झूठ को जो है हमें तोड़ना है। और ना सिर्फ बातों में, ना सिर्फ कम्युनिकेशंस में, अगर हम हाल के जो कुछ एक्शंस देखें चाइना के द्वारा तो भी पता चलता है कि वो अपनी मसल पावर को रिफ्लेक्ट करने से पीछे नहीं हटते हैं। इससे पहले मैं आपको एक्शंस के बारे में बताऊं, ये टर्म पॉपुलर कैसे हुई इसकी बात करते हैं। देखिए 2010 में तो वो सेकंड जो है हाईएस्ट जीडीपी वाली कंट्री बन गए, तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस था उनका। तो उसके बाद उन्होंने दुनिया के सामने जो है अपने को छुपाना बंद करके दुनिया को जो है अपनी मसल्स पावर दिखाने शुरू कर दिए। दरअसल चाइना में एक मूवी बनी थी इसी नाम से और इस मूवी में ये दिखाया गया था कि कैसे कुछ जो है चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा, कुछ एजेंट्स के द्वारा बेसिकली वेस्ट की तरफ से जो आप कह सकते हैं साजिशें रची जा रही थी उसका जवाब दिया था। ये मूवी मैसिव हिट हुई थी और ये वन ऑफ द फर्स्ट मूवी एक्चुअली बनी थी जो टॉप 100 या समथिंग में आई थी ग्लोबल लेवल पर। इस मूवी की पूरी फ्रेंचाइज बनी है, पार्ट 2 वगैरह बने हैं और इस मूवी की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से साथ में शी जिनपिंग का जो विजन था चीन की इमेज को दुनिया के सामने कैसे लेके जाना है, ये सब मिलके ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वर्ड आया। इट इज अ वेरी अनऑफिशियल वर्ड, ये ऑफिशियली कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपको ट्वीट में दिखाया कि फॉरेन जो मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है वो कहती है कि अगर हम अपने सच को बताते हैं, खुद को डिफेंड करते हैं और आपको ये लगता है कि हम वॉल्फ वॉरियर हैं तो यही सही, ठीक है, हम किसी से डरते नहीं हैं। कुछ रिसेंट एक्शंस की बात करें तो देखो अप्रैल में क्या हुआ था, चाइना की कोस्ट गार्ड शिप ने वियतनाम की एक फिशिंग ट्रॉल को क्या है सिंक कर दिया था पार्सल आइलैंड में। जब वियतनाम ने इस पे आपत्ति जताई तो जो चीन हमेशा करता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन्होंने वही किया और कहा आपका तो साउथ चाइना सी पे क्लेम ही इलीगल है, आप गलत जगह पे जो आ रहे थे, ये तो एरिया ही हमारा है। तो ये जो एरिया हमारा है ना, दरअसल चाइना का 18 देशों के साथ यही जो है राग अलपता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री थी उन्होंने क्या कहा, ये जो एरिया है जिसपे आप बेसिकली अपना क्लेम कर रहे हो दिस इज इलीगल क्लेम। फिर देखिए एक चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल अफेयर्स है, उन्होंने फिलहाल ही क्या किया था, करीब
80 आइलैंड, रीफ्स और कुछ शोलास और रिजेस वगैरह थे, उनके नाम चेंज करने की कोशिश शुरू कर दी। यानी कि वो ये तो कहते ही हैं कि एरिया हमारा है, ठीक है, वो ये भी परवाह नहीं करते कि ये भी डिस्प्यूटेड है, इस पर अभी दूसरे लोगों का भी क्लेम है, तो आप यूनिलैटरली अपनी तरफ से सिर्फ नाम नहीं बदल सकते। लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा किया गया, और ये दरअसल इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है कि लास्ट टाइम जो चाइना ने ये नाम बदलने की कोशिशें की थी, ये उन्होंने दरअसल 1983 में की थी। उसके बाद अब जाके जो है फिर से वो ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो हिंद महासागर में उनके जो स्पाई शिप्स हैं हाल फिलहाल में काफी ज्यादा देखे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो चाइना का एक जो बेसिकली आप कह सकते हैं एंटी डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस है, वो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैं इस इन्फ्लुएंस को एंटी डेमोक्रेटिक क्यों कह रही हूँ? देखिए, जहां जहां चाइनीज प्रेजेंस बढ़ी है, वहां वहां करप्शन, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसकी चाइना के साथ बनती है, उसका लंबे समय तक सत्ता में बने रहना, इलीगल मींस से अनइथिकल मींस से बने रहना, पैसे को लेके प्रॉब्लम, वहां की आम जनसंख्या को लेके प्रॉब्लम, ये दिखने में आता ही है। और हम हमेशा जब भी चाइनीज के बारे में बात करते हैं तो डेप्थ डिप्लोमेसी की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत जो कम हमने शब्द सुना है, दरअसल वो है टेक्नोलॉजी सर्विलेंस। इसका भी यूज चाइना के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में किया जा रहा है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। फेक प्रोपेगेंडा भी चाइना का एक जो है तरीका है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए इन्फ्लुएंस का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सर्बिया की एक सिटी में ये बिलबोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे जो शी जिनपिंग जी हैं उनको थैंक यू बोला जा रहा है उनकी मदद के लिए। अब यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी सर्विलेंस क्या है, ठीक है। जो तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वहां पर जो चाइनीज टेक बड़ी वाली कंपनी है हुवेई, उन्होंने करीब 1000 कैमरा इंस्टॉल कर रखे हैं ताकि जो पब्लिक इवेंट्स हैं उन पर नजर रखी जा सके। कैन यू इमेजिन? और ये वो सब कर रहे हैं सेफ सिटी एग्रीमेंट के तहत। नाम एग्रीमेंट का सेफ सिटी है, लेकिन हम आपके सारे इवेंट्स पे नजर रखेंगे, और दूसरी कंट्री में किसी और कंट्री के सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए हो, ये आसानी से सुनने में नहीं मिलता है। इसके अलावा मीडिया कैंपेन्स वो चलाते हैं। कुछ कंट्री में जो चाइनीज डिप्लोमेट्स हैं वो बेसिकली पब्लिश करते हैं बहुत मिसलीडिंग ओपिनियन एडिटोरियल्स, ओप एड जो करते हैं, और इसकी वजह से एक प्रो चाइना नैरेटिव को पुश किया जाता है। देखिए, न्यूज़पेपर में जो चीज बार बार ओपिनियन के रूप में, एडिटोरियल के रूप में आएगा, ठीक है, और उसको आप ये कह के प्रमोट करोगे कि दिस इज द ओपिनियन ऑफ द रीजनल न्यूज़पेपर और द नेशनल न्यूज़पेपर, तो एक प्रो चाइना नैरेटिव तो पुश होगा ही वहां पे। तीसरा देखिए डेप्थ डिप्लोमेसी। जिन भी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, डेमोक्रेसी को लेके कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं, वहाँ के सोशल जो है इकोनॉमिकल कुछ कॉजेस ऐसे बनते हैं कि उनको पैसे की जरूरत है, वहाँ वहाँ चाइना ने अपनी डेप्थ डिप्लोमेसी को जो है शुरू किया है। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल डिपेंडेंसी जो है क्रिएट कर दी है, यानी कि अब वहां की सत्ता, वहां की राजनीति चीन के ऊपर निर्भर हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि किस कंट्री में चीन के द्वारा किस तरह का सर्विलेंस जो है किया जा रहा है। आप देखोगे तो चाहे अर्मेनिया हो, बेलारूस हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, मालदोवा हो, है ना, यहाँ तक कि रशिया के अंदर भी सर्बिया, तजाकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, इन सब में जो है कि आपको जो है सर्विलेंस दिखाई देगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी सर्विलेंस है। और देखिए, जो भी इनका ये मीडिया कैंपेन है ये इन कंट्रीज में दिखाई देता है, ये डेप्थ डिप्लोमेसी है, ये सारी काफी कंट्रीज में दिखाई देती है। जहां जहां चीन ने इस तरह से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है, वहां क्या क्या देखने को मिला है, तो देखिए, गुड गवर्नेंस वहां पे डैमेज हुई है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई है, रूल ऑफ लॉ को लेके प्रॉब्लम्स हुई है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल एलाइट्स थे जो चीन को फेवर करते हैं, वो लंबे टाइम तक सत्ता में बने रहते हैं, कुछ भी तरीका निकाल लिया जाता है कि वो पावर में बने रहें, और साथ ही पूरे सिस्टम को फर्दर बेंड किया जाता है चाइना के एडवांटेज के लिए। बहुत डीप रूटेड लेवल पर ये सारा काम जो है चलता है, पूरा प्रोपेगेंडा जो है इस बात का फैलाया जाता है। अब देखिए, चीन का झगड़ा है 18 देशों के साथ, ये चीन दिखाई दे रहा है,
ये जो आपको जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, यहाँ पे भूटान, इंडिया का देखिए मैंने इसीलिए हमारा खुद का एरिया है, हम नहीं देंगे किसी को, तो ये अलग से दिखाया है। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब के साथ क्या है, झगड़ा है। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो ये साउथ चाइना सी वाला एरिया जो वो मानते हैं कि हमारा खुद के घर का तालाब है, ठीक है, हम जब चाहे मछली पकड़ने के बहाने से अपने मिलिट्री शिप्स लेकर यहाँ निकल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूरा ही एरिया वो बहुत अग्रेसिवली क्लेम करते हैं। और बेसिकली इस मामले को लेकर फिलीपींस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था। कोर्ट ने फिलीपींस के फेवर में जो है आप कह सकते हैं जजमेंट दी थी। चाइना ने उसको अबाइड करने से ही सीधे सीधे मना कर दिया और फाइनली कुछ हुआ भी नहीं। तो देखिए जापान के साथ अगर बात करें तो साउथ चाइना सी वाला जो हिस्सा है वहां पे खासकर जो शिंकांकू आइलैंड है और रोयोंकू आइलैंड है, वो जो है जापान के द्वारा क्लेम किए जाते हैं। दोनों कंट्रीज का वहां पे जो है डिस्प्यूट है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द शिंकांकू आइलैंड। ये जो पूरा एरिया है जापान के द्वारा क्लेम किया जाता है, लेकिन अब इस एरिया को चीन जो है अपना बताता है, राइट। इसके बाद आ जाती है वियतनाम की बारी। तो देखिए लार्ज पार्ट ऑफ वियतनाम को तो चाइना ने इसीलिए क्लेम कर लिया कि देखो 1368 से लेके 1644 में मिंग डायनेस्टी का यहाँ पे राज था, तो भैया ये तो एरिया हमारा है। इसके अलावा पार्सल आइलैंड, साउथ चाइना सी में स्पार्टले आइलैंड, यहाँ पे झगड़ा है। ये आप देखेंगे, दिस इज स्पार्टले आइलैंड, दिस इज पार्सले आइलैंड, ठीक है, इनको लेकर क्या है, झगड़ा है। फिर आप देखेंगे भारत के साथ, तो अक्साई चीन के नाम से जाने वाला करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी वो जो है अपने क्लेम को असर्ट करते हैं, और एक जो उनकी एक्सपेंशन वाली ये पॉलिसी है, इसकी वजह से क्लैशेस भी दिखाई देते हैं। तो ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ एक एरिया है, यहाँ एक एरिया, जैसे ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, चीन के साथ झगड़ा है। इसके बाद बारी आती है नेपाल की। वो कितना भी चीन के मित्र बन जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना नेपाल के कुछ हिस्सों को क्लेम करता है, ये कह के कि जो सिनो नेपालीज वॉर हुआ था 1788 से 1792 के बीच में, तो दरअसल जो तिब्बत का कुछ हिस्सा है वो जो नेपाल में है वो हमारा है, क्योंकि तिब्बत हमारा है तो फिर वो हिस्सा भी हमारा है। देन नॉर्थ कोरिया की बात करें तो बेकायदू माउंटेन और जियांडाओ जो है बेसिकली इन पे उसका हिस्सा, और एक टाइम पे तो चीन ने एक्चुअली पूरा नॉर्थ कोरिया क्लेम कर दिया था युआन डायनेस्टी 1271 से लेके 1368 तक का जो है रेफरेंस देकर। फिलीपींस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला गया था। इसके बाद रशिया, यहाँ तक कि रशिया का भी 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया यूनिलेटरली वो क्लेम करते हैं। कई सारे एग्रीमेंट्स पे वो साइन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्लेम करते हैं। सिंगापुर की बात करें तो साउथ चाइना सी वाले हिस्से को लेकर जो है प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया की बात करें तो ईस्ट चाइना सी का थोड़ा पार्ट है। अगेन यहाँ पे भी उन्होंने पूरे साउथ कोरिया को क्लेम कर दिया था, फिर से युआन डायनेस्टी का रेफरेंस देकर कि पूरा साउथ कोरिया ही हमारा है, ठीक है। इसके बाद देखिए भूटान, भूटान में कुछ तिब्बत एनक्लेव्स हैं, ठीक है, कुछ माउंटेनियस एरिया है, क्योंकि तिब्बत को अपना मानते हैं तो उन एनक्लेव्स को भी वो अपना मानते हैं। साथ में जो वेस्टर्न हार्ट डिस्ट्रिक्ट है भूटान की, उस पे वो क्लेम करते हैं। ताइवान की बात करें तो पूरा ताइवान पे जो है उनका क्लेम है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज को लेकर डिस्प्यूट ज्यादा है, ठीक है। फिर लाओस की बात करें, अगेन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस को लेकर चाइना एक लार्ज पार्ट ऑफ लाओस को जो है अपना हिस्सा बताता है, अगेन युआन डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत मजेदार एक्चुअली दिखाऊंगी कि जिस हिस्ट्री का सहारा लेकर वो क्लेम करते हैं, उस हिस्ट्री का सहारा लेकर कोई पूरा का पूरा चीन भी क्लेम कर सकता है। यहाँ पे देखिए ब्रूनेई में झगड़ा है, तजाकिस्तान में भी क्विंग डायनेस्टी जो थी उसका रेफरेंस लेकर वो जो है क्लेम करते हैं। कंबोडिया में भी देखिए मिंग डायनेस्टी की हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट को लेकर वो क्लेम करते हैं। इंडोनेशिया में साउथ चाइना सी की वजह से झगड़ा है। मलेशिया में साउथ चाइना सी, खासकर जो स्पार्टले आइलैंड है। अब आती है बात मंगोलिया की। देखिए चीन के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि हमारा क्योंकि एक ऐतिहासिक जो है इतिहास रहा है युआन डायनेस्टी की वजह से, तो ऑल ऑफ मंगोलिया इज आर्स, राइट। लेकिन इन फैक्ट हुआ क्या था, जो चंगेज खां था एक टाइम पर उसने पूरे चीन को ऑक्यूपाई कर लिया था।
तो फिर इस तरीके से मंगोलिया के अंडर पूरा का पूरा चीन आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली कहीं ना कहीं तो सच्चाई दिखाई दे ही जाती है। तो ये है चीन, जो करीब 18 देशों के साथ एक साथ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ है। लेकिन अगेन आप देखेंगे इसमें से बहुत सारी कंट्रीज के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टिल है। इस मामले में चीन ने महारत हासिल कर ली है कि ट्रेड रिलेशनशिप्स को अलग रखना है, सीमा झगड़ों को अलग रखना है, पॉलिटिकल दोस्ती को अलग रखना है। जैसे रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी अच्छी खासी मित्रता है, नेपाल के साथ उनकी मित्रता है, लेकिन देखिए बाउंड्री पे क्लेम तो है। हाल के दिनों में उनका जो अग्रेशन है वो यूएस की तरफ और भारत की तरफ ज्यादा दिखाई देता है और जापान की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। या आप कह सकते हैं जो क्वाड है बेसिकली उसके ज्यादा जो है आप कह सकते हैं रिएक्शन में चाइना का हमें जो है एक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है चाइना की, कोई कितना भी कहे कि वो शायद उससे पीछे हट रहे हैं, सच्चाई ये है कि वो उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। और चीन के अंदर मूवी की तरह मैसिव हिट होना ही बताता है कि वहां की पॉपुलेशन इतने टाइप के, या आप कह सकते हैं इतने सख्त टाइप के नेशनलिज्म से एग्री करती है। और एक एक्चुअली सर्वे हुआ था जिसमें 70% से ज्यादा लोगों ने इस बात को माना था कि इस वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की वजह से चीन की छवि स्ट्रांग हुई है इंटरनेशनल लेवल पर। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। और इसके साथ एक और चीज देख लेते हैं कि दरअसल 2010 में जब वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए तो उनमें कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अगर वही चीज उल्टी हो जाए फिर क्या होगा? तो देखिए अब एक स्लो पेस दिखाई दे रहा है। पहले आप देखेंगे तो आप क्वार्टर 4 का कंपेयर कर रहे हैं, क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल ईयर हम 19 की बात करते हैं। चीन ईस्ट एशियन पैसिफिक जिसमें से चीन को एक्सक्लूड कर दीजिए और वर्ल्ड जिसमें से ईस्ट एशियन पैसिफिक को एक्सक्लूड कर दीजिए, अगर इनका 20.100 माना जाए तो देखिए ग्रोथ कितनी थी चीन की? 106, 110, 111, 108। यहाँ देखेंगे तो इनकी कम थी। यहाँ तक कि वर्ल्ड के देखेंगे तो 96 थी, चीन की 106 थी, इसकी 101 थी, उनकी 110 थी, 103 थी, 111, 104 थी, 108। यानी कि 1990 के बाद से इन जनरल ये कहा जा सकता है कि चीन जो है विश्व की ग्रोथ रेट से भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक ग्रोथ रेट प्रदर्शित अपनी कर रहा था, वो वृद्धि कर रहे थे। लेकिन पहली बार 1990 के बाद ऐसा हुआ है कि चीन जो है रेस्ट ऑफ द एशिया से क्या है, लेस जो है ग्रो कर रहा है। देखिए पूरे वर्ल्ड से ज्यादा वो वृद्धि दिखा रहे थे, मैंने इन जनरल बोला, मतलब वो कोई फैक्ट नहीं है, राइट। लेकिन एशिया से अगर कंपेयर किया जाए तो 1990 के बाद ये पहली बार हुआ है कि उनकी ग्रोथ रेट कम है। और ये हुआ है एक तो वहां पे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस आया हुआ है, दूसरा जो जीरो कोविड पॉलिसी में उन्होंने सख्त नियमों को अपनाया, देन अचानक से खोल दिया और अब वहां की अर्थव्यवस्था जो है ठप पड़ी है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ अभी देखिए 2021 की चीन की बात करें तो स्लिप दिखाई देती है, ईस्ट एशिया की बात करें तो देखिए इंक्रीमेंट है, पैसिफिक आइलैंड नेशन की बात करें तो इंक्रीमेंट है। यानी कि जिस पैसे के बलबूते, जिस अर्थव्यवस्था के बलबूते वो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी लेकर आए थे, यदि कम हो जाता है वही सोर्स, वही कॉन्फिडेंस, तो फिर क्या होगा? और शायद चीन को रोकने का यही एक तरीका भी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी रिसर्च करके वीडियो बनाया गया था। इसी के साथ आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को अगर शानदार बनाना चाहते हैं तो हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को जोड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सुपर टीचर्स के द्वारा आपको जो है पढ़ाया जाता है और आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को यहाँ से किक स्टार्ट कर सकते हैं लवासना के रास्ते तक पहुंचने के लिए। और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।